सर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एग्जैक्टली क्या क्या कवर करते हैं और हमें ऑर्थोपेडिक्स को कब कंसल्ट करना चाहिए? नेक पेन हमको यंग एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। सर क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्क्रीन टाइम क्या हमारे पोस्चर, बॉडी पोस्चर्स और स्पाइन को अफेक्ट करते हैं? 100% जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं उनका गर्दन इतना झुका हुआ रहता है, बैक पूरा बेंट रहता है, तो पोस्चर इज बैड। तो फिर बाद में उनको सर्जरी ही एक सॉल्यूशन रहता है। कुछ आर्थराइटिस जो रहते हैं वो परमानेंट यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहते हैं। दे आर सिमिलर टू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यानी वो परमानेंट प्रॉब्लम्स है, वी कैन नॉट क्योर देम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक टॉक द क्लिनिक कॉन्वर्सेशन। आई एम योर होस्ट अमित बासुदकर और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू की यानी कि हमारे बोन्स के बारे में। फ्रॉम आवर बॉडी पोस्चर टू द स्ट्रक्चर, फ्रैक्चर से लेकर हमारे जॉइंट पेन तक, फ्रॉम रिप्लेसमेंट्स टू रिहैबिलिटेशन, इन सब के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े वन ऑफ द लीडिंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, डॉक्टर सुहेल खान सर। तो उनसे जानते हैं। हेलो डॉक्टर सुहेल खान सर, वेलकम टू द डॉक टॉक क्लिनिक कॉन्वर्सेशन। यस, सर सबसे पहले आप अपने जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैं बेसिकली पुणे से ही हूँ। मेरा स्कूल एजुकेशन, कॉलेज सब पुणे से ही हुआ है। मैं एसपी कॉलेज में था। 12th पास करके फिर मैं बीजे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस किया हूँ। एमबीबीएस के बाद मैंने डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स संचिति हॉस्पिटल से किया। उसके बाद मैं डीएनबी और एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने के लिए दिल्ली मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज गया। 2013 में मेरा एमएस क्लियर हुआ। उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ। सो सिंस लास्ट 13 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक्स एंड मेरा ये हॉस्पिटल अराउंड 7 years से है। दैट्स ग्रेट सर। सो सर लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एग्जैक्टली क्या क्या कवर करते हैं और हमें ऑर्थोपेडिक्स को कब कंसल्ट करना चाहिए? कोई भी प्रॉब्लम जो बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स या नर्व्स से रिलेटेड है उसमें आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ फ्रैक्चर हुआ तो ही ऑर्थोपेडिक रहता है, बट बहुत सारे जॉइंट पेन्स जो रहते हैं यानी आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बैक पेन्स है, नेक पेन्स है, नी पेन्स है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत है। ओके सर, आप अपने डेली प्रैक्टिस में कौन से मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स देखते हैं सर? स्पेशली इन एडल्ट एंड यंग्स में आपको क्या डिफरेंस लगता है? मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हमारे ओल्ड एज ग्रुप के रहते हैं और ओल्ड एज में हमने देखा है कि 3 सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स है वो है नी पेन, बैक पेन और नेक पेन। अगर ग्रेडिंग की है तो नी और बैक पेन ऑलमोस्ट सिमिलर रेट में आता है, नेक पेन थोड़ा कम आता है। नेक पेन हमको यंग एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और चिल्ड्रन में बेसिकली फ्रैक्चर्स ज़्यादा देखने मिलते हैं। चिल्ड्रन में आपको ये सब पेन्स नहीं मिलते बट मेजरली फ्रैक्चर्स रहते हैं, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं, कूदते हैं और कुछ इंजुरीज होता है तो लिगामेंट इंजुरीज, बोन इंजुरीज होना बहुत कॉमन है। यस सर, क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्क्रीन टाइम क्या हमारे पोस्चर, बॉडी पोस्चर्स और स्पाइन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? 100%। एक्चुअली जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से लोगों को बैक पेन और नेक पेन होना शुरू हुआ है। और पोस्चर तो जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं उनका गर्दन इतना झुका हुआ रहता है, बैक पूरा बेंट रहता है, तो पोस्चर इज बैड। व्हेनेवर पीपल आर ड्राइविंग, तो ड्राइविंग में भी लोग इतना झुकते हैं, वो आजकल नए गाड़ियां हैं जिसमें झुक के चलाते हैं, तो वो पोस्चर बहुत ही खराब रहता है। इसकी वजह से बैक पे भी स्ट्रेन आता है और नेक पे भी स्ट्रेन आता है। बहुत सारे आपने देखे रहेंगे कि बच्चे मोबाइल ऐसे देखते रहते हैं, तो उतना नेक जब झुका हुआ रहेगा तो डेफिनेटली अगर आप ये 5-10 साल करते रहेंगे तो नेक पेन आपका बढ़ेगा। यस सर, अब स्टार्टिंग में आपने आर्थराइटिस के बारे में बोला, सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, आर्थराइटिस एग्जैक्टली क्या है? बहुत सारे लोग जो फीमेल्स स्पेसिफिकली, वो भी यंग फीमेल्स में मल्टीपल जॉइंट पेन्स होना शुरू होता है, यानी सारे जॉइंट्स बॉडी के दर्द होना शुरू होते हैं और वो भी ज़्यादा करके सुबह में होता है। जब सुबह में वो नींद में से उठते तो जनरली क्या रहना चाहिए कि जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा पेन कम रहना चाहिए और जब हम काम करते हैं तो पेन बढ़ता है। तो ये बेसिक फीचर है कोई भी टाइप के मैकेनिकल पेन का। बट आर्थराइटिस का पेन इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है, यानी जब आप रेस्ट करते तब बढ़ता है और जब आप काम करते तो कम हो जाता है। जिसको भी ये टाइप का पेन है जिसमें रेस्ट के बाद बढ़ रहा है या सुबह उठने के बाद बढ़ रहा है, तो देन दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और गेट चेक्ड फॉर आर्थराइटिस।
सर आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट कैसे होती है सर, और क्या पेशेंट आर्थराइटिस से कवर होता है? इसमें डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। कुछ आर्थराइटिस जो रहते हैं वो टेम्पररी वायरल आर्थराइटिस रहते हैं, और कुछ आर्थराइटिस जो रहते हैं वो परमानेंट यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहते हैं। अभी हमको ब्लड टेस्ट करके चेक करना चाहिए कि ये पेशेंट को कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। वो हिसाब से हमको उनका काउंसलिंग करना पड़ता है कि बाबा ये मेडिसिन आपको 3 महीने लेना है, 6 महीने लेना है, या हो सकता है जिंदगी भर भी लेना पड़े। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ आर्थराइटिस दे आर सिमिलर टू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यानी वो परमानेंट प्रॉब्लम्स है। वी कैन नॉट क्योर देम, वी हैव टू कंट्रोल देम एंड वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली। जरूरी नहीं कि पेशेंट को मेडिसिन हमेशा लेना पड़े, बट पेशेंट को ये याद रहना चाहिए कि ये आर्थराइटिस हमारे साथ जिंदगी भर तक रहेगा, तो इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हमको जरूरी है। मेडिसिन नहीं तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अगर नहीं करे तो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। ओके सर, हमारे मोस्ट ऑफ द लिसनर्स आइदर स्पोर्ट्स और फिटनेस में। सर स्पोर्ट्स इंजरीज लाइक ACL टीयर एंड शोल्डर डिसलोकेशन, इनको प्रिवेंट करने के लिए सर कौन सी चीजों की हमें केयर करनी चाहिए? मैंने देखा है बहुत सारे यंगस्टर्स इमीडिएट जब वो खेलना शुरू करते हैं तो बिना वार्म अप के, और जब खेल के भी होते हैं तो बिना स्ट्रेचिंग के खेल लेते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो गली क्रिकेट में लोग खेलते हैं उसमें कोई वार्म अप वगैरह करता नहीं है, बट वो बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि जब तक आपके बॉडी के टेंडन्स मसल्स वार्म्ड अप नहीं रहेंगे तो उनका इलास्टिसिटी कम हुआ रहता है। तो जब भी आप कोई ट्विस्टिंग इंजरी में जब खेलते हैं, जब कुछ भी ट्विस्ट होता है, तो आपको लिगामेंट इंजरीज होने के चांसेस, लिगामेंट इंजरीज होने का रिस्क बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे जो बेसिक मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कहीं पे भी खेल रहे हो, वार्म अप और स्ट्रेचिंग को उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना कि आप खेल को दे रहे हैं। ओके सर, क्या आप बता सकते हैं जो भी हमारे यंग एडल्ट है इसका जस्ट शोल्डर डिसलोकेशन या फिर ACL टीयर हुआ हो, तो उसे क्या आगे की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, या फिर उसने क्या करना चाहिए जो उसे रोका जा सके आगे की प्रॉब्लम्स? इसमें आपने दो चीजें लिए हैं। एक तो शोल्डर डिसलोकेशन। शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में मैं पहले बताऊंगा। शोल्डर डिसलोकेशन जो भी पेशेंट को पहली दफा हुआ है उनका ट्रीटमेंट है कि वो शोल्डर को रिड्यूस करें, जगह पे लाने के बाद उसको एक शोल्डर इमोबिलाइजर यानी वो शोल्डर को रेस्ट दे। 10-15 डेज के रेस्ट के बाद उन्होंने शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस थ्रू द फिजियोथेरेपिस्ट करना चाहिए। बाद में आप घर पे भी कर सकते हैं, बट जब तक आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं आएगा ये रेकरेंट डिसलोकेशन होगा। अगर डिसलोकेशन रेकरेंट होते गया तो फिर बाद में उनको सर्जरी ही एक सॉल्यूशन रहता है, जिसमें आर्थ्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से सर्जरी की जाती है। बट अगर फर्स्ट एपिसोड के बाद पेशेंट्स अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो ये सर्जरीज अवॉइडेबल है। ACL इज डिफरेंट। ACL है कि एक बार लिगामेंट आपका ACL डैमेज हो गया नीज के अंदर, तो यंग पेशेंट में मैं एडवाइस करूंगा कि उन्होंने सर्जरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ACL रिकवरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको अगर वो ACL को रेस्ट दे या हम अगर ACL का स्टिच भी कर ले तो वो रिकवर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ACL इज नॉन रिकवरेबल। तो यंग पेशेंट्स है अप टू 40-45 ईयर्स ऑफ एज, ACL अगर टेयर हुआ है तो रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं भी ACL रिकवर यानी रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो भी मैं चल पा रहा हूँ। चलने के लिए ACL जरूरी नहीं है। दौड़ने के लिए, दौड़ के रुकने के लिए, खेलने कूदने के लिए, जो कि हर 40-45 एज तक के एडल्ट का एक हॉबी रहता है, एक शौक रहता है कि उनको खेलना है, हर चीज करते आना चाहिए। अगर वो ये ACL रिपेयर नहीं करते या रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते तो ये सब चीजें करते नहीं आएगी। ओके, थैंक यू फॉर योर एडवाइस सर। सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बोन रिलेटेड इशू, मेनली सर ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ने लगता है। सर आपके की रिकमेंडेशंस क्या होंगे फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन फॉर लॉन्ग टाइम? ऑस्टियोपोरोसिस जो एडल्टहुड में होने वाला है उसका जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो यंग एडल्ट्स में शुरू होता है। जब तक हम 15-20 ईयर्स के रहते हैं, जब हम स्कूल कॉलेज जाते रहते हैं, तो हमारा एक्सपोजर टू सनलाइट इज एडिक्वेट। तो आप देखेंगे कि यंग अगर आप टीन्स में देखेंगे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं रहता है, क्योंकि वो खेलते कूदते सब काम करते हैं। जैसे ही वो 20s के बाद जब लोग जॉब के लिए जाना शुरू करते हैं या वर्क फ्रॉम होम अभी कल्चर जो शुरू हुआ है उसमें लोगों को धूप मिल नहीं रही है। धूप नहीं मिलने की वजह से विटामिन डी बॉडी में से बहुत ही कम हो जाता है। अगर विटामिन डी कम हुआ तो उनका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और जो बोन में कैल्शियम का डिपॉजिट होना चाहिए वो कम हो जाता है, और ये यंग एडल्ट्स में शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक 10 दिन धूप नहीं ली तो 10 दिन के बाद आपके बोन्स खराब हो जाएंगे, बट इवेंचुअली आप अगर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स आपके बॉडी में अगर विटामिन डी कम रहता है तो एडल्टहुड में जैसे 35-40 के एज में ही आजकल हम ऑस्टियोपोरोसिस देख रहे हैं।
जो हम पुराने यानी अगर 10 साल पहले भी अगर हम बात करेंगे तो मैं 50-60s में जो देखता था अभी वो मैं 30s-40s में देख रहा हूँ। तो उसके लिए एक स्कैन रहता है, बोन डेंसिटी स्कैन, डेक्सा स्कैन भी बोलते हैं उसको। अगर कोई भी पेशेंट को परसिस्टेंट बैक पेन है या परसिस्टेंट लेग पेन्स है तो उन्होंने डेफिनेटली ये डेक्सा स्कैन करके देखना चाहिए कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। थैंक यू सर। सर जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे कि नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट अभी मोस्ट कॉमन हो गए सर, तो सर वो अभी के लिए कितने एडवांस और कितने सेफ है, इसके बारे में कुछ बताइए। नी रिप्लेसमेंट के लिए लोगों के मन में अभी भी बहुत एंजाइटी रहता है, या हो सकता है मालूमात कम रहने की वजह से उनको फियर रहता है कि नहीं ये क्या कर रहे हैं, यानी अब घुटना ही बदल रहे हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि घुटना बदलते हैं। अभी जो एडवांस टेक्निक्स आए तो नी रिप्लेसमेंट नहीं है, एक्चुअली नी सरफेस रिप्लेसमेंट है। नी का जो खराब सरफेस है, जैसे अभी मेरे पास एक मौका है जिसमें मैं बता सकता हूँ, नी में पूरा नी रिप्लेस नहीं किया जाता है। ये जो ब्लूइश पार्ट दिख रहा है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और इसका भी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जनरली क्या हो जाता है कि आर्थराइटिस में ये 3 चीजें खराब होती है। तो ये पूरा घुटना नहीं बदला जाता है, सिर्फ ये सरफेस चेंज किया जाता है। और क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि सभी तरफ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, तो ये जो कटिंग होता है, जो सरफेसेस जो चेंज किए जाते हैं, ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही फाइन कटिंग होता है। हमारे यहाँ पे भी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होते हैं। तो पेशेंट्स को एब्सोल्युटली देयर शुड बी नो फियर। 99.9% ऑफ द टाइम्स पेशेंट वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट यस देयर विल बी इंसिडेंसेस कि जहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो ये ओल्ड एज रहते हैं उनका इम्यूनिटी कम रहता है, उनको डायबिटीज रहता है, और कभी कभी उनको ऑपरेट के बाद अगर वो ड्रेसिंग्स कहीं दूर से कराते हैं, कहीं अगर उनका फॉलोअप ठीक से नहीं होता है तो इन्फेक्शन का रिस्क डेफिनेटली रहता है। बट इन्फेक्शन के रिस्क के अलावा आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो इन टूडेज टाइम आई विल से दैट मोस्ट ऑफ द नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज विल बी 100% एक्यूरेट। सर आप अपने किसी रिप्लेसमेंट केस की शॉर्ट सक्सेस स्टोरी बता सकते हो? रिप्लेसमेंट्स में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल बी हैप्पी आफ्टर 1.5 months। बहुत सारे जो पेशेंट्स रहते हैं वो, जैसे मैंने बताया कि एंग्शियस रहते हैं सर्जरीज के पहले, और सर्जरी होने के बाद इमीडिएट जो रहता है उनको पेन रहता है, भले उनको चलते बहुत अच्छे से आता है बट वॉकर रहता है। वॉकर छूटने के लिए 2-3 वीक्स लगते हैं, फिर उनको जब वो अच्छे से चलना शुरू करते हैं बिना वॉकर सपोर्ट के 1.5 months के बाद। बट मैं आप इसलिए पूछे इसलिए बता रहा हूँ कि एक पेशेंट हमारे 85-year-old अंकल थे जिनको एक्चुअली बेड पे से उठ के चलना भी डिफिकल्ट था, यानी वो चल ही नहीं सकते थे। एंड उनको मैं पिछले 2 साल से बता रहा था कि आपने नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए, बट उनका ऐसा था कि अभी ये उम्र में अगर मैं नी रिप्लेसमेंट करूंगा तो उसका फिर मुझे क्या फायदा है। बट हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ में हमको क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो आवर लाइफ का क्वालिटी कितना है वो इम्पोर्टेंट है। यानी अगर 85 के एज में भी इफ यू गिव दैट एडल्ट अराउंड 10 years ऑफ लाइफ, दोज आर लाइक 10 golden years ऑफ देयर लाइफ। यानी अगर हम उनको 10 अच्छे साल दे रहे जिनमें वो उनके रिलेटिव्स के घर पे जा सकते हैं, वो उनके बाहर जा सकते हैं, वो कुछ काम कर सकते हैं, तो वो 10 साल जो बेड में रहने वाले हैं, तो हमको ये एज ए रिलेटिव वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको भी हमने उनकी एक लाइफ आखिर तक हमने उनको अच्छा रखने की कोशिश किया। तो यही अंकल को हमने आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज उनको बहुत फिजियोथेरेपी करना पड़ा, क्योंकि वो 2 साल से बेड रिडन थे। जैसे नॉर्मल लोग 1.5 महीने में ठीक होते ही इनको 3 महीने लग गए। बट जो सेटिस्फेक्शन उनको आज है कि आज वो बॉम्बे जा सकते हैं, वो आज उनके गांव में, वो कहीं यूपी में रहते थे तो वहाँ यूपी जाके आ गए, फिर उनका यहीं पे एक गांव है पूना के आसपास, वहाँ जाके वो पूरे फार्म्स में जाते हैं, देखते हैं कि उनका खेती कैसा चल रहा है। तो उनका जो आज का सेटिस्फेक्शन है वो देख के हमको फील होता है कि नहीं, नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। इट डज नॉट ओनली चेंज योर नी, इट विल चेंज योर लाइफ। सो हमको ये याद रखना चाहिए। और एक मैं किस्सा बताऊंगा। एक मेरे पास 95-year-old के पेशेंट का नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ था, यानी हिप्स में फ्रैक्चर हुआ था, एंड ही वाज अ कैंसर पेशेंट। नाउ इमेजिन, जब वो रिलेटिव्स मेरे पास आए तो मैंने उनको ये साफ साफ बताया कि ये सर्जरी जो है ये रिस्की है, बिकॉज ऑलरेडी एज 95 है और कैंसर के पेशेंट है जो कैंसर फैल चुका है।
और मैं उनको काउंसिल कर रहा था कि आप इसमें बिना भी ऑपरेशन करके पेशेंट को बेड रिडन रख सकते हैं। तो यहाँ मुझे पेशेंट के रिलेटिव्स ने सिखाई हुई चीज है कि उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर, हमको हमारे पापा बेड रिडन नहीं चाहिए, आपको जो भी करते आए हमको उनको चलते हुए ही देखना है आखिर तक। तो हमने भी रिस्क लिए, हमने उनका नी हिप रिप्लेसमेंट किए और हिप रिप्लेसमेंट के बाद तुरंत उनको चलाएं। चलना इजी हो जाता है क्योंकि उसमें कोई फ्रैक्चर जुड़ने के लिए हमको वेट नहीं करना है। पेशेंट्स कैन वॉक द नेक्स्ट डे। पेशेंट्स वॉकर पे वॉक करना शुरू किए और 15 डेज में वो स्टिक पे भी चलना शुरू हुए। उनका लाइफ तो हम बढ़ा नहीं सके क्योंकि उनका 6 मंथ्स के बाद उनका इंतकाल हो गया। बट इन 6 मंथ्स में ही वॉज वॉकिंग। वो अपना खुद से टॉयलेट्स, बाथरूम और उनके जो डेली एक्टिविटीज वो खुद करते थे। जब वो ये अंकल पास हो गए तो उनके रिलेटिव्स मेरे पास आए ये बताने के लिए, इनफैक्ट टू थैंक मी, कि वो लास्ट के 6 महीने भी उन्होंने उनके जिंदगी के बहुत अच्छे से गुजारे। तो उसके बाद मुझे ये सीख मिली कि हम डिसाइड नहीं करना चाहिए कि पेशेंट्स फिट है या नहीं है। इफ ही इज फिट टू अंडरगो सर्जरी वी शुड डेफिनेटली डू इट, बिकॉज जो लाइफ हमको चाहिए, यानी हमको एक दिन भी बेड रिडन रहना किसी भी आदमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप खुद 1 दिन 2 दिन 3 दिन बेड रिडन है और आपको टॉयलेट बाथरूम भी नहीं जाते आ रहा है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन रहता है दैट इज मोर डेंजरस देन हैविंग अ सर्जरी डन। So there are no age for rehabilitation, sir. No age for rehabilitation, and you should not judge the patient by his age. Yes, sir. Sir, before we wrap up, क्या आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं हमारे सभी लिसनर्स को फॉर मेंटेनिंग देयर हेल्दी बोन्स फॉर लॉन्ग टाइम? डेफिनेटली, मैं तो हर पेशेंट जो मेरे आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज। अगर आप सुबह में उठ के आप खुद के एक्सरसाइजेस कर रहे हो या योगा, या इतने सारे जिम्स अवेलेबल है, और जिम्स अभी बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं रह गए। अभी आप देखेंगे तो जिम भी नहीं लिखते, जिम के आगे सब जिम्स के आगे फिटनेस सेंटर्स लिखे जाते हैं। और आप देखेंगे तो 40s और 50s के ही लोग आजकल आपको ये जिम्स में दिखेंगे। तो लोगों में अवेयरनेस डेफिनेटली है, सब में नहीं है बट बहुत सारे लोगों में ये अवेयरनेस है कि हमको फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज इज वन पार्ट, डाइट इज द सेकेंड पार्ट। आपको आपके डाइट में हेल्दी डाइट रखना चाहिए। एक दिन चीट मील कर दिए, 2 दिन चीट मील कर दिए तो ठीक है, बट आपने एक आपका ही शेड्यूल रहना चाहिए। इट शुड बी पर्सनलाइज्ड कि आपका प्रोटीन इंटेक कितना रहना चाहिए, आपका कार्ब्स इंटेक कितना रहना चाहिए, फैट इंटेक कितना रहना चाहिए। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक इतना ज्यादा करते हैं कि वो प्रोटीन पे ध्यान नहीं देते। तो वेजिटेरियंस में खास करके हम देखते हैं कि उनको प्रोटीन इंटेक जो रहता है उनका बहुत कम रहता है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घी खाने से या और भी चीज खाने से ज्यादा हो जाती है। तो उन्होंने पनीर, दूध या ऐसी चीजें, दाल्स और पल्सेस खाना चाहिए जिससे प्रोटीन इंटेक अच्छा हो। थर्ड टिप इज एवरीबडी शुड गेट एक्सपोज टू सनलाइट एटलीस्ट 2 to 3 times a week। इतना भी एक्सपोजर की जरूरत नहीं है जितना हमको लगता है। सिर्फ 10 मिनट्स अगर आप धूप में जाते हो, वो भी हफ्ते में बस 3 बार, बट कुछ ना कुछ आपके बॉडी पार्ट्स यानी एटलीस्ट फोरआर्म एक्सपोज रहना चाहिए सनलाइट को, ताकि वो सनलाइट जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर विटामिन डी बनने में हेल्प हो। अगर ये 3 चीज आप करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज और विटामिन डी, सनलाइट एक्सपोजर, देन आई थिंक योर बोन्स विल रिमेन हेल्दी फॉर लाइफ। डॉक्टर सुहेल खान सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम टू चैट विद अस टुडे। थैंक यू। सो हमारे सभी दर्शकों के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट, आपके बोन्स ही आपके फाउंडेशन है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ देम, दे विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब डॉक टॉक द क्लिनिक कॉन्वर्सेशन। Until next, stay healthy, stay happy.